कहानी की शुरुआत 1962 में एक बहुत ही बड़े शिप को दिखाते हुए होती है। इस शिप के अंदर एक पार्टी चल रही थी। यहाँ पर मौजूद सभी लोग मजा कर रहे होते हैं। तभी हमें यहाँ पर एक अनजान आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक लीवर को खींच देता है और इसकी वजह से एक तार निकलती है और फ्लोर पर डांस कर रहे सभी लोगों को चीरती हुई उनके पार निकल जाती है। लेकिन एक बच्ची जिसकी हाइट कम होती है वो बच जाती है और ये सब देखकर वो बच्ची जोर से चिल्लाती है। अब इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहां पर हमें एक सैल्वेज क्रू को दिखाया जाता है जो कि एक शिप को रेस्क्यू करके उसे बंदरगाह पर ला रहे थे। अब इसके बाद ये सभी लोग एक क्लब में जाकर अपने इस काम को सेलिब्रेट करने लगते हैं। यहाँ पर इनकी मुलाकात जैक फेरीमैन नाम के एक वेदर सर्विस पायलट से होती है। जैक इन्हें यहाँ पर एंटोनिया ग्रेजा नाम के एक शिप के बारे में बताता है जो कि सदियों पहले गायब हो गया था। वो कहता है कि इस शिप में बहुत सारा सोना भरा हुआ था और अफवाहों के मुताबिक ये अभी भी वेरिंग सी में है। अब सैल्वेज क्रू के सभी लोग शिप को रेस्क्यू करने का डिसाइड करते हैं और अगले दिन वो जैक के साथ ये करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद इन्हें वहां पर कोई भी शिप नहीं मिलती। ये देखकर ये काफी हैरान होते हैं कि तभी उनकी बोट एक बहुत ही बड़े जायंट से शिप से टकरा जाती है, लेकिन इससे किसी को चोट नहीं आती। अब जैक और बाकी के सभी लोग उस शिप के लिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही ये शिप के अंदर पहुंचते हैं इन्हें कुछ अजीब महसूस होता है। इन्हें यहाँ पर एक साउंड सुनाई देने लगती है। ये लोग उसका पीछा करते हैं और एक घड़ी तक पहुंच जाते हैं और इसी का पेंडुलम हिलकर आवाज कर रहा था। जब ये लोग आगे बढ़ जाते हैं तब क्लॉक के पास पड़ी टेबल पर स्क्रैबल अपने आप ही सेट होने लगते हैं और उस पर वेलकम लिखा होता है। दूसरी तरफ जब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तब मंडर के नीचे का फ्लोर टूट जाता है। अब वो नीचे गिर रहा होता है लेकिन मोरीन उसे पकड़ लेती है। जब वो उसे ऊपर खींचने की कोशिश कर रही थी तब उसे यहाँ पर केटी नजर आती है, लेकिन जब वो उसे दोबारा देखती है तब वो गायब हो जाती है। खैर ये लोग अपने साथी को बचा लेते हैं लेकिन ये सब मोरीन के लिए काफी अजीब था। अब यहाँ पर खोजबीन करते हुए डोज को एक डिजिटल वॉच मिलती है और सबसे अजीब बात ये होती है कि 1962 में तो डिजिटल वॉचेस होती ही नहीं थी, लेकिन वो ये कहकर उस बात को टाल देते हैं कि शायद हमसे पहले भी कोई शिप पर आया हो। अब यहाँ से शिप का मैनुअल लेकर ये लोग वापस अपनी बोट पर चले जाते हैं। अब रात में जब मोरीन अकेली होती है तब जैक उसके पास जाता है जहाँ पर मोरीन उसे बताती है कि मैंने शिप पर एक बच्ची को देखा था। जैक कहता है कि शायद तुम हेलुसिनेट कर रही होगी और तुम्हें आराम करना चाहिए। खैर अब अगली सुबह क्रू को पता लगता है कि शिप में एक बहुत ही बड़ा होल है जो कि सिंक कर रहा है। यहाँ पर सभी लोग मिलकर 3 दिन में शिप को ठीक करके उसे अपने साथ ले जाने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद ये सभी लोग अपने काम पर लग जाते हैं। मोरीन खोजबीन करते हुए स्विमिंग पूल के पास पहुंचती है। यहाँ पर उसे कुछ बुलेट के निशान देखने को मिलते हैं। वो उसे थोड़ा अजीब लगते हैं इसलिए वो वापस ऊपर जाने लगती है कि तभी इसे केटी नजर आती है और वो डर कर वापस पूल में गिर जाती है। इससे उसका सर नीचे टकराता है और खून निकलने लगता है और यहाँ पर शिप का फ्लोर उस खून को अपने आप ही सक कर लेता है। अब इतने में ही यहाँ पर जेक भी पहुंच जाता है जो कि मोरीन को वहां से निकाल कर अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ मर्फी को दिखाया जाता है जो कि कैप्टन के रूम में आता है। यहाँ उसे वाइन का गिलास नजर आता है। यहाँ पर मर्फी घूंट लेने के लिए गिलास उठाता है तो उसे सामने कैप्टन शीशे में दिखाई देता है। इससे मर्फी काफी डर जाता है और वाइन का गिलास भी उसके हाथ से छूट जाता है। इसके बाद हमें ग्रेयर को दिखाया जाता है जो कि फ्रांसिस्का की वॉइस सुन रहा होता है और फ्रांसिस्का इसी शिप पर 1962 में सिंगर थी। ये आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है तो इसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन तभी हमें यहाँ पर फ्रांसिस्का दिखाई देती है। दूसरी तरफ जैक और मोरीन बाकी के क्रू को ढूंढ रहे होते हैं। अब इसी दौरान वो एक रूम में पहुंचते हैं और यहाँ पर उन्हें बहुत सारा सोना मिलता है और जब ये लोग बाकी लोगों को बताने के लिए जाते हैं तभी ना लॉन्ड्री रूम में से आवाजें आती हैं। अब मोरीन अंदर जाकर देखने लगती है तभी हमें यहाँ पर कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है और वो चीज मोरीन का पीछा करने लगती है। वो डरती हुई बाहर निकलती है और तब उसे पता लगता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसी के साथी हैं। अब इसके बाद क्रू के सभी लोग उस गोल्ड वाले रूम में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारा सोना था और इसलिए ये सभी लोग यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि हम शिप को यहीं पर छोड़ देंगे और ये सोना लेकर जल्द से जल्द यहाँ से निकल चलते हैं। और इसके बाद वो सोने को अपनी बोट में लोड करना शुरू कर देते हैं। बोट पर जब सैंटोस उसे स्टार्ट करने के लिए इंजन साफ कर रहा होता है तब सिलेंडर अपने आप ऑन हो जाता है। ये सब केटी देख रही थी और वो मोरीन को भी बॉर्न करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे आकर कोई रोक देता है। अब सैंटोस जैसे ही बोट को स्टार्ट करता है वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और सैंटोस वहीं पर मारा जाता है और अब ये सभी लोग इस जहाज पर फंस चुके थे। अब यहाँ पर मोरीन केटी की मिस्ट्री का पता लगाने का फैसला कर लेती है और इसलिए वो उसे ढूंढने लग जाती है और आखिर में उसे केटी का रूम मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ डोज और मंडर को किचन में कुछ खाना मिल जाता है जो कि उन्हें खाने में पहले तो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लगता है, लेकिन उन्हें जल्द ही रियलाइज होता है कि ये लोग कीड़े खा रहे थे।
इससे ये लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और उल्टियां करना शुरू कर देते हैं। मोरीन जब केटी के रूम में एक्सप्लोर कर रही होती है तब उसे केटी की बॉडी लटकी हुई दिखाई देती है, जो कि अब स्केलेटन बन चुकी थी। मोरीन ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ हमें ग्री को दिखाया जाता है, जिसके साथ काफी अलग चीज होती है। वो जिस रूम में होता है वहां पर अचानक से सब कुछ बदलने लगता है और 1962 वाला माहौल बन जाता है, जब ये जहाज एकदम ठीक था और सभी लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे थे। ये सब देखकर ग्रियर को कुछ समझ नहीं आता, वो काफी हैरान रह जाता है। इसके बाद हमें मर्फी को दिखाया जाता है, जो कि कैप्टन के रूम में काफी उदास बैठा हुआ था कि तभी उसके सामने रखी वाइन की बोतल हिलने लगती है और उसके सामने कैप्टन बैठा होता है और वो उसे वाइन देता है। दूसरी तरफ मोरीन केटी की बॉडी से नेकलेस उतार के उसे देख रही होती है, तभी केटी की आत्मा उसके पीछे से आती है। जब मोरीन उसे उसका नेकलेस वापस करती है तो वो उसके हाथ से पार निकल जाता है और मोरीन को यकीन हो जाता है कि केटी भी एक घोस्ट है। इसके बाद हमें वापस मर्फी को दिखाया जाता है, जहाँ पर कैप्टन काफी शॉकिंग चीजें रिवील करता है। मर्फी को यहाँ पर लोरेलाई शिप के बारे में पता चलता है, जिसका गायब होना आज तक एक रहस्य बना हुआ था। यहाँ पर कैप्टन मर्फी को एक पिक्चर दिखाता है, जिसे देखकर मर्फी का रंग उड़ जाता है, लेकिन वो पिक्चर है किसकी ये हमें आगे पता लगने वाला है। दूसरी तरफ केटी मोरीन को बताती है कि वो और बाकी लोगों की आत्मा इस शिप पर होस्टेज है और जो ये सब कर रहा है वो जब तक अपना काम पूरा नहीं करेगा वो रुकने वाला नहीं। इस शिप पे से कोई भी जिंदा वापस नहीं निकल पाएगा। इससे पहले कि केटी उसे आगे और कुछ बताती, इस रूम की दीवारों पर कुछ होने लगता है, जिससे केटी बहुत ज्यादा डर जाती है। वो यहाँ पर मोरीन से कहती है कि जितना जल्दी हो सके इस शिप को छोड़कर यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि तुम अभी भी ऐसा कर सकती हो। और इसके बाद केटी यहाँ से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ मर्फी, जो कि सब कुछ जान चुका है, वो मोरीन को ढूंढ रहा होता है, जिससे कि जल्द से जल्द ये सभी लोग यहाँ से निकल सके। लेकिन उसे अपने सामने सैंतोस की जली हुई बॉडी नजर आती है, जो कि अब उसका पीछा करने लगा था। दूसरी तरफ हमें गेरियर को दिखाया जाता है, जिसे फ्रांसिस्का की आत्मा सेड्यूस करके अपने पीछे आने पर मजबूर कर देती है। जब वो गेरियर को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेती है तब वो उसे एक ऊंची जगह से नीचे फेंक देती है। अब मोरीन मर्फी को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाती है, लेकिन मर्फी को मोरीन भी सैंतोस ही लग रहा था। इससे डरकर वो मोरीन पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। जब वो मोरीन को मारने ही वाला होता है तब जैक पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है और वो मोरीन को बचा लेता है और मर्फी को एक एक्वेरियम में बंद कर देता है, क्योंकि वो किसी और पर हमला करके भी उसे जख्मी कर सकता था। यहाँ पर चीजें बद से बदतर होती जा रही थी और अब ये लोग किसी भी तरह से यहाँ से निकलना चाहते थे। अब मोरीन भी बाकी लोगों के साथ मिलकर शिप को ठीक करने में लग जाती है। ये सभी लोग शिप को रिपेयर कर देते हैं और अब मोरीन गेरियर को ढूंढने के लिए जाती है, जहां सामने उसे केटी मिलती है, जो कि उसे गेरियर की डेड बॉडी दिखाती है। केटी उसे अपने साथ पास्ट में ले जाती है, जहां पर वो सभी राज खोलती है। केटी यहाँ पर दिखाती है कि शेफ ने सोने की खातिर सभी लोगों के खाने में जहर मिलवा दिया था, लेकिन फिर वो खुद भी मर जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पर वायर से कट के मर जाते हैं तो कुछ पर शिप के वर्कर फायरिंग करके मार डालते हैं और केटी को भी उसके रूम में ले जाकर मार दिया गया था। जब वो गोल्ड तक पहुंचते हैं तब फ्रांसिस्का एक वर्कर को मैन्युपुलेट करके बाकी सभी को मरवा देती है और आखिर में उस वर्कर को खुद मार देती है। इसके बाद एंट्री होती है उसकी, जो ये सब कर रहा था। वो आकर फ्रांसिस्का को एक हुक से लटकाकर उसे भी मार देता है और जब उसका चेहरा नजर आता है तब मोरीन काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि वो और कोई नहीं था बल्कि खुद जैक ही था, जो कि खुद उन्हें इस शिप तक लाया था। अब इस सब के बाद मोरीन को मर्फी का ख्याल आता है, लेकिन जब मोरीन वहां पर पहुंचती है तो मर्फी एक्वेरियम में पानी भरने की वजह से मर चुका था और उसके हाथ में वही पिक्चर होती है जो कि कैप्टन ने उसे दिखाई थी। मोरीन फर्ज को जैक पर नजर रखने का कहकर खुद मंडर को ढूंढने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मंडर को दिखाया जाता है, जिसे कोई शक्ति शिप की मशीन में खींचती है और उसके भी पीस बन जाते हैं और वो मारा जाता है। ऊपर पाइप्स में ब्लड आता है और ये देखकर मोरीन समझ जाती है कि मंडर भी मारा जा चुका है। अब दूसरी तरफ हमें डोज और जैक को दिखाया जाता है। जैक डोज को प्रोवोक करता है, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है और इसके बाद जैक उसे एक गन से शूट कर देता है और वो उसे मरा हुआ समझकर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मोरीन शिप पर बॉम्ब लगा देती है ताकि वो उसे ब्लास्ट कर सके, लेकिन तभी डोज यहाँ पर पहुंचता है और उसे ब्लास्ट करने से रोकता है, लेकिन मोरीन उसकी एक नहीं सुनती। अब कोई रास्ता ना होने पर डोज अपना फेस चेंज करता है और वो जैक में बदल जाता है। जैक उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक सेल्वेजर हूँ, फर्क इतना है कि तुम बोट इकट्ठा करती हो और मैं आत्माएं, और यही मेरा काम है जो कि मुझे एक लाइफ टाइम सिन के बदले मिली है, और अगर ये बोट डिस्ट्रॉय हो जाती है तब मेरा काम पूरा नहीं हो पाएगा।
अब जैक की बात न सुनने पर वो मोरीन पर हमला कर देता है। अब मोरीन जैक के पैर पर एक एरो मारती है। अब इसके बाद उसी एरो से उस बॉम्ब पर निशाना लगाकर उस शिप से छलांग लगा देती है। अब ये पूरा जहाज डिस्ट्रॉय हो जाता है। मोरीन को बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा होता है। तभी यहाँ पर केटी पहुंच जाती है। वो उसकी मदद करती है और उससे बाहर का रास्ता दिखाती है। बाहर आकर मोरीन देखती है कि सभी आत्माएं फ्री हो गई हैं और अपनी आफ्टर लाइफ के लिए जा रही हैं। अब मोरीन एक बॉक्स पकड़कर फ्लोट करती रहती है और आगे जाने पर उसे एक बोट मिल जाती है और वो उसे रेस्क्यू कर लेती है। आखिर में हमें मोरीन को दिखाया जाता है जिसे एक एम्बुलेंस में शिफ्ट करते हैं। वो यहाँ पर देखती है कि जैक अभी भी जिंदा है और वो सोनी को एक दूसरी शिप पर शिफ्ट कर रहा है, जिसका मतलब था कि अब जैक का अगला खेल शुरू हो गया है। यहाँ पर मोरीन उसे रोकने के लिए जोर से चिल्लाती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।